हाय एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस के न्यू मॉडर्न वे पे। रिएक्ट जेएस ने हाल ही में अपना लॉन्च किया था अपना डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें मेंशन किया था कि रिएक्ट जेएस के साथ आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा अगर आपने रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन बनानी है। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो फ्रेमवर्क में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फीचर्स होते हैं जो कि लाइब्रेरी में थोड़ा कम होती हैं। और स्पेशली रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी थी जिसमें हमें काफ़ी सारी और लाइब्रेरी इंक्लूड करके देन आप एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सपोज अगर हम बात करें राउटिंग की या मल्टीपल पेज ओपन की, तो आपको रिएक्ट राउट एक लाइब्रेरी है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, देन आप राउटिंग करते थे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। बट अब अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क पिक करते हैं, चाहे वो नेक्स्ट जेएस है, रेमिक्स है या गेट्सबाय है, उनके साथ ये काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो स्पेशली न्यू कमर जो रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो उनके लिए ये झंझट खत्म हो जाएगा। वो जस्ट नेक्स्ट जेएस को सेटअप करेंगे, उसमें पेज क्रिएट करेंगे और अपना रिएक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा न्यू कमर्स के लिए कि आप फ्रेमवर्क में स्टार्टिंग में डीप डाउन मत होना। आप जस्ट उसका इंट्रो या ओवरव्यू ले लेना कि कैसे इसको सेटअप करते हैं और कैसे इसमें जस्ट पेजेस बनाते हैं, और अपना रिएक्ट के ऊपर फोकस करना, उसके फंडामेंटल और बेस के ऊपर, जैसे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट क्या है। क्लासेस कंपोनेंट को आप छोड़ सकते हो क्योंकि अब जो नई डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सारा का सारा ध्यान ने हुक्स के ऊपर कंसंट्रेट किया है। तो ऑब्वियसली बात है, हुक्स के ऊपर कंसंट्रेट किया है तो आपको अब फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाने होंगे। तो आप इनको आप सीख सकते हैं। उसके अलावा स्टेट प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हुक्स हैं, पूरे ट्रेडिशनल हुक्स हैं या एडवांस हुक्स हैं, उन सबको क्लियर कर सकते हैं। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं देन आप स्विच कर सकते हैं, फुल फ्लैश या डीप डाउन कर सकते हैं उस फ्रेमवर्क पर। सपोजली आपने नेक्स्ट जेएस को पिक किया है, तो नेक्स्ट जेएस को उस टाइम के बाद, यानी कि रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करने के बाद आप उसको एक्सप्लोर कर दीजिए। जैसे कि सर्वर रेंडरिंग क्या है, आप ऑप्टिमाइजेशन के तरफ ध्यान दे सकते हो, बिल्ड जनरेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो, सर्वर रेंडरिंग तो मैंने बोल ही दिया है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आप उनके ऊपर ध्यान दे सकते हो, जैसे कि डायनेमिक राउटिंग है, ठीक है। और एपीआई वाला कॉन्सेप्ट है, एपीआई भी आप नेक्स्ट.जेएस के अंदर बना सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट डे से ही अगर आप ढूंढोगे या करने लगोगे तो आपको ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको लेंथ ही लगेंगी ये चीज़ें। तो जो न्यू कमर्स हैं, न्यू लर्नर हैं, मेरे से मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जस्ट इस फ्रेमवर्क को ओवरव्यू लो कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सेटअप कर सकते हैं, और कैसे इसके अंदर रिएक्ट जेएस चलेगी। दैट्स इट। बाकी फंडामेंटली आपने क्लियर करने हैं पहले। और आज की जो मैं वीडियो है, यानी कि जो प्रैक्टिकल है, मैं उसमें भी यही बताने वाला हूँ। जस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर ये बताने वाला हूँ कैसे सेटअप होगी, कहाँ पे आप रिएक्ट कोड लिखोगे और स्ट्रक्चर कैसे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है वो अलग है, कुछ फोल्डर मेंशन किए हुए हैं कि वो यही होने चाहिए। तो इन चीज़ों को क्लियर करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की ओर। सुनाओ, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन और मैंने ओपन कर रखी है react डॉट dev। डोंट बी सरप्राइज कि ये ब्लैक कलर में क्यों आ रही है। मैंने यूज़ कर रहा हूँ डार्क थीम। यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट थीम में ही आती है। एंड यहाँ पे हम इसको अगेन डार्क मोड में कर लेते हैं और ये है हमारा लर्न रिएक्ट। इस पर क्लिक करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हम फर्स्ट डे रिएक्ट सीख रहे हैं, तो जस्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करते हैं। तो ये कुछ इन्होंने वेलकम डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया है और कैसे कैसे हम लर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। और फंडामेंटली, जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी बोला कि फंडामेंटल तो आपको यहीं से पिक करने हैं, चाहे फ्रेमवर्क आप कोई भी यूज़ करें। तो अब हम सीधा ही मूव करते हैं सेटअप की ओर। तो सेटअप के लिए हमें प्रेस क्लिक करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन पे जब क्लिक करते हैं
देन यहाँ पे हमारे पास आता है स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने वो मेंशन कर रखा है जो मैंने आपको अर्लियर बताया था कि ये फ्रेमवर्क को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए अगर आपको कोई भी ऐप या वेबसाइट बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे इन्होंने 3 फ्रेमवर्क अपने मेंशन किए, नेक्स्ट जेएस, रेमिक्स और गेट्सबाय। सो इसके अलावा भी अगर आपने फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करने हैं, आप रिएक्ट जेएस को वैसे ही यूज़ करना चाह रहे हो जैसे कि पहले करते थे, तो यहाँ पे उन्होंने ये दे रखा है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर आप इसको क्लिक कर सकते हो, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है रीड कर सकते हो। वैसे तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए, और अगर आप नहीं एग्री करते हैं इससे तो आप मैनुअल सेटिंग्स कर सकते हैं। कुछ बंडलर हैं तो वो आप यूज़ करके उस रिएक्ट जेएस को ट्रेडिशनल वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीट है, पार्सल है, और जो वेब पैक है और वेबल है उसमें तो आप कर ही सकते हैं। सो हम मूव करते हैं अगेन नेक्स्ट जेएस में। मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट जेएस ही यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस को करने के लिए। तो जैसे कि हमारे पास रिएक्ट जेएस में क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड होती थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट नेक्स्ट ऐप कमांड है। हम इसको कॉपी करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। आपके केस में वो कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है, विंडो या लिनक्स में भी टर्मिनल हो सकता है। तो कोई भी अगर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना CLI ओपन कर सकते हैं, एंड देन आप मूव कर सकते हैं उस डायरेक्टरी में जहाँ पे आपको वो फोल्डर या वो पाथ डायरेक्टरी बनानी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है अपना, तो मैं जस्ट इसको यहाँ पास करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा CD। तो मैं इसमें मूव हो गया हूँ। देन वो कमांड पेस्ट करूँगा, और जैसे ही मैं ये कमांड पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे पूछता है कि प्रोजेक्ट या ऐप का नाम आपका क्या होना चाहिए। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट डेव विथ रिएक्ट, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऐप मेरी स्टार्ट होने लगी है। देखते हैं कि कितने टाइम में ये बना लेती है। टिल देन हम वेट करते हैं। सो बड़ी ही क्विक एंड फास्ट इसने बना ली है, ऐप क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे हम इसको CD करके हम जिस फोल्डर के अंदर जाते हैं जो कि हमने अभी बनाया था, तो ये हम उस फोल्डर के ओपन हो गया है वो। एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं npm run एंड dev। तो ये कुछ कमांड्स सेम वैसे ही जैसे रिएक्ट में हमें मिलती थी, डेव करो, बिल्ड करो, स्टार्ट करो। अब रिएक्ट के केस में यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट के लिए हमें एक लाइव सर्वर का पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ता था, तब वो चलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ही अपना इनबिल्ट सर्वर हमें दे देता है जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्शन बिल्ड को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ npm स्टार्ट। और जस्ट इसको हम प्रेस एंटर करते हैं, npm रन डेव हमारा चल पड़ा है। और जस्ट इस सेम URL को जस्ट हम कॉपी करते हैं और जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जेएस की ऐप है कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब इस प्रोजेक्ट को अगेन हम ओपन करते हैं अपने VS कोड में, और तब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कुछ किस तरीके से ये हमें दिखता है। तो मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितने फोल्डर नेक्स्ट जेएस ने बनाए हैं। सेम एज वैसा ही है रिएक्ट जेएस के स्ट्रक्चर की तरह। कुछ एक चीज़ है जो मुझे अलग लग रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पेजेस फोल्डर है और एक ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बनता है। तो ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर हमारा बिल्ड बनता है या जब नेक्स्ट का सर्वर रन होता है तो तब बनता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सर्वर है, स्टैटिक है। तो ये जो फाइलों की जो बंडल बनती है या चंक्स बनती है वो इन सभी के अंदर बनती है। तो इस फोल्डर को में हमारा कोई काम नहीं है, ये इनबिल्ट बनता है और इनबिल्ट डिप्लॉय होता है। नोड जेएस मॉड्यूल का आपको पता ही है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक फोल्डर सेम वैसा ही है जैसे रिएक्ट जेएस में हम करते थे
कि उस रिएक्ट जेएस में अगर हम कोई भी फाइल हमें एक्सेस करनी है स्टैटिक फाइल, तो पब्लिक के अंदर डाल के हम यूज कर सकते हैं। अगेन स्टाइल्स में CSS होती हैं, डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अगर आपको नहीं पता है तो रिएक्ट के फंडामेंटल आप पढ़ सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, बट ये कुछ चेंज नहीं हुआ है रिएक्ट में। बट विद द हेल्प ऑफ और विद नेक्स्ट चीज़ के साथ मैं आपको डे टू डे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कॉर्ड मेरा जो चैनल है उसमें भी पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ग्रुप है तो कोई ना कोई इसका आंसर देगा, कम्युनिटी है। और आप साथ के साथ इस चैनल में भी कमेंट डाल सकते हैं। सो गिट इग्नोर, अगेन आपको पता है कि गिट रिलेटेड हर चीज़ें हम इसमें डालते हैं। पैकेज डॉट जेसन्स वही सारी चीज़ें जो पैकेज होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में हमारे पास एक और पैकेज होता था रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो ये जो नेक्स्ट जेएस है उससे रिप्लेस कर रही है उससे, क्योंकि बिल्ड यही बना रही है, सब कुछ यही कर रही है। यहाँ पे पैकेज वो दोनों सेम है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। बस रिएक्ट स्क्रिप्ट नहीं है जो कि हमारा सर्वर रन करती थी रिएक्ट जेएस के लिए। सो नाउ बैक टू द पेजेस फोल्डर। ये एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर है जहाँ पे हम एक्चुअल वर्क करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपकी रिएक्ट जेएस की जर्नी। आप अगर न्यू रिएक्ट जेएस अभी लर्नर है तो समझ लीजिए कि आपको कोड इसके अंदर लिखना है। तो उसकी कुछ फाइल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट फाइल है, वैसे तो इंडेक्स है, ये होम पेज है। कहने का मतलब है जब भी आपकी एप्लीकेशन चलती है तो ये सारा का सारा पार्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है कि इंडेक्स जेएस से आ रहा है। बट इंडेक्स जेएस के ऊपर भी कोई है तो वो है अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो ये को इसको हम एक बूटस्ट्रैप फाइल भी बोल सकते हैं कि इसके थ्रू ही वो सारे पेजेस चल रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक और फोल्डर देख रहे हैं, वो है एपीआई का। और मैंने आपको मेंशन भी किया था कि नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं। फुल फ्लैश फ्रेमवर्क्स में काफ़ी सारी फीचर्स एड ऑन्स होते हैं। तो सेम एज़ ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि एपीआई भी एक एड ऑन है नेक्स्ट.जेएस में या फ्रेमवर्क में, कि आप इस सेम सेटअप के साथ APIs भी विद इन द एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। आप इसमें पूरी कनेक्टिविटी लिखते हैं, जैसे कि नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस के साथ अलग से APIs बनाते हैं। तो आप इस सर्विस को यूज़ करके वो सारी APIs आप अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर ही राइट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं लिखनी है, बट कोई प्रेफर करता है कि उसको कोड बेस सिंगल रखना है बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए, तो उस मोटिव से इन्होंने बनाया है। इसको बोल सकते हैं कि जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्ट होता था जहाँ पे सारा कुछ एक ही प्रोजेक्ट या कह लो कि सारी कुछ चीज़ें एक ही जगह होती थी। डेटाबेस की कनेक्टिविटी लगाओ, चाहे बिजनेस लॉजिक हो गए, बैकएंड के लॉजिक हो गए, एपीआईज होगी। उस टाइम तो एपीआईज नहीं होती थी, बट जो भी सर्वर साइड कोड होता था वो, और फ्रंट साइड कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, वो भी एक जगह होता था। तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्ट था, और कहीं ना कहीं वो वेबसाइट के केस में होना भी चाहिए, क्योंकि सर्वर रेंडरिंग इज़ द मोस्ट पार्ट है वेबसाइट के केस में, जो कि होना चाहिए। सो उसको ध्यान में रख के आई थिंक इन्होंने ये प्रोविज़न दिया है। बट ये मतलब कंपलसरी नहीं है, आप इसको आउटसाइड भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी ये डिपेंड नहीं कर रहा कि ये नेक्स्ट जेएस में वेबसाइट बना रहे हैं हम कि एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई पोर्टल बना रहे हैं, कोई एडमिन पैनल कह सकते हो या मैनेज करने वाली ऐप बना रहे हो, सो उस केस में आई थिंक कि आपको एपीआई आप बाहर रख सकते हो और आपको सर्वर साइड रेंडरिंग की वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ अब इस फाइल में हम ऐड ऑन करके देख सकते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करके देख सकते हैं। तो ये होम पेज है, इस होम पेज को हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम जस्ट इसको लिखते हैं h1 टैग के साथ होम, और ब्राउज़र पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम है। अब नेक्स्ट.जेएस की ब्यूटी आपको बताता हूँ कि कैसे ये राउटिंग हैंडल
दिखती है। और रिएक्ट जेएस में हमें जो रिएक्ट राउट का पैकेज था वो हमें नेक्स्ट जेएस में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट जेएस में राउटिंग खुद ही अपने आप एडजस्ट होती है। जैसे कि मैं एक फाइल बनाता हूँ अबाउट अस हाइफन अस डॉट जेएस, राइट। और इस फाइल को जस्ट मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन मैं लिखता हूँ फंक्शन एंड देन मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे ही रख देते हैं अबाउट एनएस और जस्ट फंक्शन और रिटर्न स्टेट में अगेन हम वही h1 लिखेंगे h1 और यहाँ पे h1 क्लोज और यहाँ पे अबाउट और सेव कर देते हैं इसको। दैट्स, अब यहाँ पर वापस चलते हैं और जस्ट हमें क्या लिखना है अबाउट हाइफन अस। तो जैसे अबाउट अस हाइफन अस लिखा है हमने तो आप देख सकते हैं कि अबाउट अस वाला पेज है अपना वो ओपन हो गया है। तो ये ब्यूटी है अपने नेक्स्ट जेएस की, इसके थ्रू हमारी जो राउटिंग है वो इजीली ही हो जाती है हैंडल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही देखते हैं। एंड अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम फर्दर इसको मूव करेंगे और कैसे फर्दर इसके अंदर फोल्डर ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो आपका बिगनर वाला पार्ट है या लेवल है उसमें आप ये सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हो। लाइक ये स्टाइल भी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, राइट। ये स्टाइलिंग का फोल्डर भी आप चाहें तो इसको डिलीट मार सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ से भी ये रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा। तो अब आप हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक क्लीन है। इवन कि ये भी अगर आपको डिलीट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रख भी सकते हो। ठीक है, तो एपीआई वाले फ़ोल्डर को छोड़ दो, पेजेस वाले फ़ोल्डर को भी हम पकड़ते हैं कि हमारे पास इंडेक्स पेज है, एक अबाउट अस पेज है। अब सपोज़ आप ये मान लो कि आप एक बिगिनर हो, आपको जस्ट रिएक्ट जेएस सीख रहे हो आप, तो आपको करना क्या है, तो आप ये आपका एक पेज है और जैसे कि आपको स्टेट और प्रॉप्स के बारे में पता कर रहे हैं तो आप इसी पेज में आप पूरा कोड लिख सकते हो। सपोज़ कि जैसे मुझे एक अपनी स्टेट बनानी है, जैसे कि मैं बना लेता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट बनाया और एक मैंने बनाया सेट काउंट। ठीक है, मेथड बनाया और यहाँ पे लिख दिया यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट लिखा। अब इसके लिए रिएक्ट जेएस चाहिए तो रिएक्ट जेएस ऑटोमेटिकली में से इंक्लूड हो गई है, बट ये एडिटर की एक ऑप्शन है उसके थ्रू हो गई है, अदरवाइज़ ये नहीं होती तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी ये सेट हो चुकी है एंड देन आप इसको किसी भी तरह आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे आपने जस्ट मेथड कॉल करना है, कौन सा, सेट काउंट आपने मेथड कॉल करना है और यहाँ पे आप जस्ट काउंट प्लस 1 कर लेते हैं और यहाँ पे हम काउंट को 0 डिफ़ॉल्ट दे देते हैं और साथ में हम क्या कर सकते हैं कि होम के साथ हम काउंट को डिस्प्ले करा देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। वापस चलते हैं यहाँ पे, इसी पे करते हैं प्रेस, तो ये देखो आपकी ये चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये तरीके हैं कुछ के रिएक्ट को आप जस्ट इसके अंदर इस पेज के अंदर ही लिखिए। फर्दर आप इसको आप कंपोनेंट बना के इसको स्प्लिट आउट भी कर सकते हो अदर फोल्डर में, तो वो मैं आप आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये वीडियो का पर्पज़ तो मेरा जस्ट यही था कि सेटअप करूं और रिएक्ट जेएस को मतलब जैसे कि हम करते हैं ना कि आपने एचटीएमएल सीखनी है तो जस्ट आप एक इंडेक्स पेज बनाते हो उसमें एचटीएमएल सीएसएस सब कुछ लिखते रहते हो। तो सेम एज मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि आप अबाउट अस पेज भी मत बनाओ, आप जस्ट इंडेक्स पेज ही बनाओ और इसी में ही लिखते रहो। आपको इवन की कोई कंपोनेंट भी बनाना है, मान लो ये हेडर एक कंपोनेंट बनाया तो कोई अदर फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहीं पे लिखो जो लिखना है। जैसे कि
मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे अगेन इसको मैं S2 दे देता हूँ। ठीक है, इसको S2 दे दिया और यहाँ पे इसको लिख देते हैं हेडर, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि हमें पता लग जाए कि हाँ भी हेडर सच में इंक्लूड हो गया। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो आप ये फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हो। फ्रैगमेंट का पढ़ लेना ही शॉर्ट हैंड है ये, तो इसका आप पढ़ सकते हो अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो। और यहाँ पे हम यहाँ पे कंपोनेंट, क्योंकि ये सेम फाइल में है तो हम जस्ट इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये हेडर भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये एक कंपोनेंट भी बन गया है हमारा, ये पेज भी बन गया है, बट ओवरऑल ये भी एक कंपोनेंट ही है। तो ऐसे ही इसी में हम मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो सेम एक फाइल में। देखिए एक ही सिंगल फाइल में आपको सब कुछ करना है और सारा कुछ यही देखा तो है ना सिंपल। आप मानते हैं कि इजी हो गया आपके लिए। और राउटिंग जैसे मैंने बताया कि राउटिंग के लिए दूसरा पेज बना लो। तो फर्दर की जो फोल्डर स्ट्रक्चर है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अपलोड करने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं ravindranegi.com और वहाँ नीचे आपको डिस्कॉर्ड का सर्विस का लिंक मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड में आप चैट भी कर सकते हैं, उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने का एक बेनिफिट है कि आपके जैसे मेरे जैसे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उस केस में अगर मैं कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देख पाया तो हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बने रहिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।